थैंक यू। ओके, पीपल विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर इन फिजिक्स और साइंस में, आपका जो भी आप बोलना चाहें, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी से बेसिकली हम क्या समझते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। वर्क डन और एनर्जी जो होगा वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, वर्क डन मतलब कितना काम आप कर रहे हैं। फिजिक्स में जैसे समझ लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस ये नहीं बोलेगा कि तुम वर्क डन कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, एज पर साइंस वर्क डन तभी होगा जब उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, वर्क डन। सो अगर आपने समझ लो आपने किसी चीज़ को धक्का मारते हुए वहाँ से वहाँ तक लेकर गए, देन यू आर डूइंग वर्क। ठीक है, सो लेट्स से कोई समझ लो बैट्समैन है, वो बैट लेके रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहा है, देन ही इज़ डूइंग सम वर्क। कि आप कोई बॉल फेंक रहे हैं, देन यू आर डूइंग सम वर्क। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आपका वर्क डन हो रहा है। ठीक है, वर्क डन बैठे बैठाए नहीं हो सकता एज पर साइंस। ठीक है, तो वी विल लुक एट द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी। ठीक है, what is basically work done, what is the formula for work done, what are the units for work done basically conceptually साइंस में होता क्या है। ठीक है, ओके, सो जैसे देखो वर्क एंड एनर्जी में, ठीक है, पहला आता है आपका वर्क। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठ के, या आप समझ लो कोई किताब पढ़ रहे हैं बैठ के, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क एज पर साइंस। Maybe you are accumulating a lot of knowledge, maybe you are enhancing your knowledge, or maybe you are basically doing something really productive. ठीक है, जिससे आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन साइंस इज नॉट रिकग्नाइजिंग दिस एज वर्क डन। ठीक है, दिस इज नॉट वर्क डन। इट्स इज वर्क डन वाइल रीडिंग द न्यूज़ पेपर? नो, देयर इज नो वर्क डन वाइल रीडिंग द न्यूज़ पेपर। ठीक है, सिमिलरली आर सोल्जर्स स्टैंडिंग इन अटेंशन ड्यूरिंग वर्क? सारे सोल्जर्स जो अटेंशन मोड में खड़े हैं, आपके भाई साहब स्कूल में भी जब मार्च पास होता रहेगा, जब आपको अटेंशन बोला जाता है या स्टैंडर्ड ईज बोला जाता है, यू बेसिकली आर नॉट मूविंग। ठीक है, सो आर यू डूइंग एनी वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम? नो। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग नो वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, इसी तरह से इज वर्क डन व्हेन अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ हैवी लोड फॉर आवर्स? ठीक है, आपके सर के ऊपर भाई साहब ये कुर्सी रख दी गई है, ऐसे ही आप खड़े रहो। ठीक है, तो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, तो समझ लो आपको अगर पनिशमेंट मिला है, किसी टीचर ने बोला कि खड़े हो जा, और ऐसे हाथ ऊपर के खड़े हो जा, सो विल यू फील द पेन? अगर वर्क डन नहीं है तो पेन क्यों फील कर रहे हो? साइंस बोल रहा है कोई वर्क डन नहीं है, तुम ऐसे खड़े हो भाई साहब, या तो स्टैंडिंग मोड में खड़े हो, योर लेग्स विल स्टार्ट एकिंग, योर हैंड्स विल स्टार्ट एकिंग, दर्द होने लगेगा भाई साहब। तो अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मसल का वो रेस्ट पोजिशन नहीं है। ठीक है, योर मसल्स आर स्ट्रेन्ड आउट। सो इफ योर मसल्स आर स्ट्रेन्ड आउट तो मसल्स में क्रैम्प आएंगे, ज़्यादा देर तक मसल स्ट्रेन्ड आउट पोजीशन में नहीं रह सकते। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वर्क डन नहीं है। अगर आप एक ही जगह पर बैठे हैं, खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, चाहे 10 किलो का सामान लेकर भी आप खड़े हैं, तो एज पर फिजिक्स और एज पर साइंस यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। सो अंटिल एंड अनलेस अ बॉडी इज एक्चुअली, क्या चल रहा है? हाँ, so until and unless the body is moving, there is no work done. ठीक है, absolutely no work done. ठीक है, so does a moving horse do work? Is it doing work? Yes, it is. ठीक है, it is doing work. Does a moving vehicle doing work? Yes, it is. ठीक है, is it basically doing work? Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of, बहुत हंसी आ रही है, हंसी रुक नहीं रही है ना? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड। क्या हंसी का कारण क्या है ये सब देखकर? हाँ, गुदगुदी हो रही है अंदर, बड़े फीके तरीके से हंसते हैं आप, इतनी आपकी है सेंस ऑफ ह्यूमर। वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर देर इज अ मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जब मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, पूरे दिन भर धक्का दे रहा हूँ, दीवार 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिली, क्या वर्क डन हुआ? नहीं। फोर्स तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सो हेंस देर इज नो वर्क डन। ठीक है, जब तक आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स अप्लाई होने की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी तक वर्क डन होगा। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का भाई साहब डिस्प्लेसमेंट होगा।
if you are applying force and due to the application of that force there is a displacement of the object, we will say that work is done. There is a difference in the way we use the term work. अभी तक हंसी नहीं रुक रही है, एक काम करना, जा तू घर चले जा, गो 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 होम, जा घर चले जा, ऐसे बैठ के कोई फायदा नहीं है, गो. There is a difference in the way we use the term work in day to day life and the way it is defined in science. ठीक है, तो अगर आप बोल रहे कि भाई साहब मैंने पढ़ाई कर ली और बहुत काम कर लिया है, तो एक्चुअली साइंस बोल रहा है नहीं, कोई काम नहीं हुआ है. ठीक है, सो until unless there is a force applied and until unless there is a displacement in the direction of force, no work is supposed to be done. कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है. ठीक है, so as per science work will be done or recognized only if there is a force applied and due to the force applied there is a movement in the direction of force, तभी जाकर आपका वर्क डन होगा. ठीक है, so there is a difference in the way we use the term work in day to day life and the way it is defined in science. आपने बोला भाई साहब मैंने मैथ्स के 2 चैप्टर फिनिश कर लिए, there is no work done. ठीक है, साइंस का भाई साहब मैंने इतनी रीडिंग कर ली है, there is no work done. ठीक है, what is the scientific definition of work? ठीक है, let us understand work with the help of an example. ठीक है, तो समझ लो दिस इज अ पॉइंट ए, कंसिडर पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ यहाँ पे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एट ए, यू आर पुशिंग दैट विद अ फोर्स. ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम ए टू पॉइंट बी. समझ लो किसी वुडन ब्लॉक को आप रिमूव कर रहे हैं, तो यू विल एक्चुअली नीड फोर्स. वो अपने आप से तो मूव करेगा नहीं, सो देयर हैज टू बी सम फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी. व्हाट नीड्स टू बी डन to move the block from point A to point B, you need to apply a certain amount of force. ठीक है, so force की वजह से क्या होगा भाई साहब, displacement, there will be displacement. So push the block. ठीक है, so applying force we have pushed the block reaches from A to B. So as a result of this force there is a displacement. As a result of this force there is a displacement. ठीक है, in which direction is force applied? It is applied from point A to B. Direction of force applied is from A to B. Clear है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, okay. In which direction does the block move? It is moving in the direction of force applied. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक का भी मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, so from point A to B. So direction of displacement is the same as the direction of application of force. इसी से हम आप पूरा जो वर्क डन का डेफिनेशन तैयार होता है. ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली वर्क डन? वर्क हैज 2 फैक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट. दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. सो वर्क हैज 2 फैक्टर्स, one is force and the other one is displacement. So work done is the displacement in the direction of force applied. ठीक है, when there is a displacement that is happening in the direction of the force applied, we will say that there is work done. Until unless इनमें से कुछ भी एक मिसिंग होगा तो हम वर्क डन नहीं बोलेंगे. कोई बॉडी ऐसे ही मूव कर रही है विदाउट एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड तो उसका हम वर्क डन नहीं बोलेंगे. ठीक है, और कोई बॉडी अगर फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी मूव नहीं कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका भी हम भाई साहब वर्क डन नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी होने चाहिए, तभी जाकर हम बोलेंगे कि देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, बोथ विल रन पैरेलल. क्लियर है? ओके, so there is work done, force and displacement. When by the application of force there is a displacement in the direction of force, then we will say that a body में work done हो रहा है, there is a work done in the body. ठीक है, तो work is equal to force into displacement, force into S. डिस्प्लेसमेंट को देखो हम अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. ओ मैडम यहीं पे हैं? नहीं, ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है. ये s होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अगर आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, आपने सिर्फ अगर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा. आपने स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ लिया है. ठीक है, तो अभी आपको सारी चीज़ें जो बोलनी है या समझनी है वो इन डायरेक्शन के साथ भी समझनी है. ठीक है, क्योंकि फोर्स भाई साहब एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है. मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, और डिस्प्लेसमेंट का भी आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी. लेकिन वर्क डन एक वेक्टर नहीं है, इट इज़ अ स्केलर. ठीक है, ये आपको समझना है क्यों. ठीक है, तो दोनों के बीच में भले ही दोनों वेक्टर हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं. एक वेक्टर है v1 और दूसरा वेक्टर है v2. इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, और समझो समझो समझो,
एक वेक्टर है v1, दूसरा वेक्टर है v2, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट एंड देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट मतलब समझ में आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी हम यूनिट्स ऑफ वर्क रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका पहला आता है MKS सिस्टम, ठीक है। M मतलब भाई साहब आप मास, ठीक है, ये किलोग्राम, सेकेंड और मीटर। तो लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे हो भाई साहब, मीटर में, ठीक है। मास को आप किस में मेजर कर रहे हो, किलोग्राम्स में, और टाइम को आप किस में मेजर कर रहे हो, सेकेंड्स में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं MKS सिस्टम, ठीक है। MKS यूनिट ऑफ वर्क। तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, फोर्स का यूनिट कितना होता है, ये हो जाएगा 1 जूल। दिस विल बी इक्वल टू MKS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, एनीवन यूनिट ऑफ फोर्स, नहीं नचिकेत, हाँ ओके। न्यूटन क्या होता है, व्हाट इज न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और न्यूटन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा शरायु, न्यूटन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, व्हाट विल न्यूटन बी, क्रिश, हाँ डट डाइन, नहीं बिल्कुल गलत है, न्यूटन और डाइन दोनों सेम है ही नहीं। शीतल, अरे भाई साहब ये बेसिक्स हैं आपके, बहुत बेसिक्स। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, लेकिन न्यूटन होता क्या है, कुंज, एनीवन, पिंकी, नया, न्यूटन एक यूनिट है, लेकिन न्यूटन किससे बना हुआ है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम मेजर करते हैं kg में, एक्सेलरेशन को भाई साहब मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सीधा साधा तो है भाई साहब, न्यूटन तो एकदम बेसिक है आपका। यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन न्यूटन आ कहाँ से रहा है, kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 न्यूटन, ओके। डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हो जाएगा, न्यूटन हो गया। डिस्प्लेसमेंट MKS सिस्टम में क्या है, मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, 1 जूल विच इज बेसिकली द यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। सो इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर, अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो रहा है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्लियरम भाई साहब, क्लियर है, ओके। सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन होता है, न्यूटन और डाइन सेम नहीं होता है। न्यूटन आपका MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में होता है, डाइन आपका CGS सिस्टम में होता है, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे 1 न्यूटन की वैल्यू, ठीक है, SI, ठीक है, SI ले लो, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, और MKS सिस्टम ले लो। तो 1 न्यूटन मतलब हो जाएगा तुम्हारा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही चीज आपका डाइन होता है, ठीक है, डाइन। इसका भाई साहब CGS में क्या हो जाएगा, यूनिट बताओ। तो 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, kg की जगह पे क्या लिखोगे, ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। मीटर की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, सेंटीमीटर। टाइम उसी में मेजर होगा, दैट इज सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आर बी क्लियर। सो दीज आर बेसिकली द SI एंड MKS यूनिट्स एंड दिस इज द CGS यूनिट्स। CGS मतलब देखो, लेंथ को आप मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे आप सेकेंड्स में, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो 1 जूल, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule, ठीक है।
तो 1 erg इज इक्वल टू 1 dyne इंटू 1 सेंटीमीटर. इफ अ फोर्स ऑफ 1 dyne डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 erg. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो 1 जूल, ये वर्क डन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ठीक है, आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इस 1 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई साहब, 1 मीटर हुआ. 1 अगर आपका अर्ग्स में आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर 1 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done is 1 erg. ये आपका हो गया कौन सा यूनिट, CGS में. ठीक है, और ये जो आपका जूल्स का यूनिट आया, ये किस में आया, MKS और SI भी बोल सकते हैं. MKS और SI सिस्टम में आपका ये हो जाएगा. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो वर्क has only magnitude and no direction, hence it is a scalar quantity. वर्क डन का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा. इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. जिस चीज की भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन इस कदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि आपको मिल रहा है भाई साहब स्केलर. ठीक है, देखो अगर एक वेक्टर v1 को हम वेक्टर v2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा. ठीक है, अगर वेक्टर v1 और वेक्टर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्ट आपका स्केलर आएगा. ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स if you are getting a scalar quantity then the product is known as scalar product. By multiplication of 2 vectors if you are getting a vector quantity then the product is known as the product is a vector product. ठीक है, दोनों भी आ सकता है. तो यहाँ पे इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर होने के बावजूद इनके बीच में जो यहाँ मन बिल्कुल भी नहीं है. चैनल बार बार ऑफ हो रहा है भाई साहब, है ना, बारिश है. ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो आपका वर्क डन होता है. ठीक है, वर्क डन आपका स्केलर है, तो 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, स्केलर. ठीक है, क्लियर है. तो वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी although it is coming from 2 different vector quantities, that is work done and displacement. ठीक है, सॉरी अपना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यूनिट्स, तो SI यूनिट में भाई साहब क्या हो जाएगा, जूल्स, दैट इज 1 न्यूटन मीटर. CGS में क्या हो जाएगा, अर्ग्स, दैट इज डाइन सेंटीमीटर. न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो 1 जूल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ठीक है, और यहाँ पे 1 न्यूटन कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन्स. इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो. ठीक है, 1 जूल की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एंड 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी है, 10⁵ डाइन्स. ठीक है, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे 1 न्यूटन कितना होता है बोलो, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और अगर हम 1 डाइन देखेंगे, 1 डाइन कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 1 ग्राम मीटर, सॉरी ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में. ठीक है, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन विल बी इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है, क्लियर है. 1 kg की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो. 1 मीटर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर लिख दिया. सेकेंड स्क्वायर को अगर आप यहाँ पे वैसे भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ओके. अभी नीचे देखो कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल. कितना आया बोलो यहाँ पे, 10⁵ एंड 10⁵ तो इसका मतलब हो गया 10⁵. ठीक है, सो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵. तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁵ डाइन्स. ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये. ठीक है,
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल कितना हो जाएगा भाई साहब? 10⁵5 डाइन्स, ठीक है। 10 मतलब 1 न्यूटन की जगह पे क्या डालोगे? 10⁵5 डाइन्स, और 1 मीटर की जगह पे क्या डालोगे भाई साहब? 10⁵2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया आपका? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन्स सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे, ठीक है। डाइन सेंटीमीटर इज बेसिकली नोन एज अर्ग। तो इसी तरह से देखो 1 जूल की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻7 अर्ग्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो आपका SI यूनिट क्या हो जाएगा फॉर वर्क डन? इट्स 1 जूल। और आपका भाई साहब CGS यूनिट क्या हो जाएगा? इट इज 1 अर्ग्स। जूल्स और अर्ग्स में क्या रिलेशनशिप है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। सो जूल्स को अगर आपको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, you got to multiply this by 10⁻7. If you need to convert joules into ergs, you need to multiply this by 10⁻7. Clear है? Okay. A force of 5 Newton acts on an object and the object is displaced at a distance of 2 meter in the direction of force. Find the work done. तो यहाँ पे भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा? बोलो। वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया कितना? 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो 5 इंटू 10 न्यूटन मीटर, और आपको मालूम है न्यूटन मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 10 जूल्स, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क डन? दिस इज बेसिकली 10 जूल्स। क्लियर क्लियर क्लियर? Thus the work done in this given condition is 10 joules. Clear? Okay. अभी तक हमने क्या देखा कि वर्क, आपने ये फोर्स अप्लाई किया है इस पे, और ये बराबर फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में गया। तो जब फोर्स अप्लाइड और डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक एंगल बन जाता है तो हम कैसे इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आपको वैसे आइडिया दे दूँ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया दे दूँ, क्योंकि जो लोग स्टेट बोर्ड के उनको तो मालूम है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। समझ लो ये हो गया आपका क्या? थीटा, ठीक है। इस थीटा के ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये वाला साइड क्या हो गया भाई साहब? बेस। और ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशियोज होते हैं फिलहाल, मतलब 6 रेशियोज होते हैं। आपके लिए 3 ही अभी फिलहाल काफ़ी हैं, ठीक है। तो पहला रेशियो क्या है आपका? साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है? साइड्स की रेशियो होती है, साइड्स की रेशियो। तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर आता है आपका भाई साहब कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर आता है आपका टैन थीटा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर हैविंग एन एंगल बिटवीन देम। जहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है फोर्स का, तो सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कभी कभी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी डायरेक्शन में और वो बॉडी जा रही है किसी डायरेक्शन में, तब जैसे तुम कैरम में जब आपने यू हैव बेसिकली अप्लाइड अ फोर्स, लेकिन आप देखोगे जिस पे उसने स्ट्राइकर ने उसको स्ट्राइक किया लेकिन वो इधर गया, फोर्स जा रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन वो गया इधर, ठीक है। सो इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन ये है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इस तरफ हुआ है, ठीक है। उस कंडीशन में how will you find out the work done? So this is what we are going to apply, ठीक है। तो अभी समझ लो ये ट्राइंगल है आपका A, B और C। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइड AB अपॉन साइड AC, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइड BC अपॉन साइड AC। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइड AB अपॉन साइड BC। ये हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को याद रखिए भाई साहब, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, क्योंकि आगे चल के आप यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स? तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर इज एन एंगल टू इट। सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। तो जैसे समझो भाई साहब ये आपका एक टॉय है, ठीक है। दिस किड इज बेसिकली पुलिंग द टॉय। फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और टॉय रो क्यों रहा है? क्या हो गया? रो क्यों रहा है? मारा तूने? आंखें देख भरे ही हैं उसकी भाई साहब, क्या हो गया? ओके, यहाँ पे भाई साहब ये फोर्स है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। टॉय किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है क्या? नहीं,
वो आगे जा रहा है ना। आपने देखा रहा कि भाई साहब बच्चे ऐसे, ए यार so where is the toy going? Is it going up? No, it is going in this direction. तो आप देख रहे हो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अलग है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब तक सेम रहेगा तब तक दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जब एंगल आ जाएगा देन इट विल नो लॉन्गर बी द सेम। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ठीक है, सो कंसीडर अ बॉय पुलिंग अ ट्रक, सो इज बेसिकली पुलिंग अ ट्रक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, दिस इज गोइंग इन द फ्रंट, डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुआ है, लेकिन फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चावाड़ी? ठीक है, फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? द फोर्स इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ओके। So work done is the product of the magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of force. ठीक है, तो F1 will the component the direction of displacement, ये हो गया आपका F1। ठीक है, ओके। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 एंड S? तो ये हो गया आपका cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेसिकली क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू F1 अपॉन F। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F cos थीटा। ठीक है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो इस चीज़ को समझो, आपने क्या बोला वर्क डन की डेफिनेशन में, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपको भाई साहब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिख रहा है और फोर्स किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। सो देयर इज एन एंगल बिटवीन देम। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फोर्स को हम अलोंग ये इसमें लाएं। ठीक है, इस फोर्स को हम इसमें लाएं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो फोर्स तो भाई साहब उधर ही जा रहा है, लेकिन यही फोर्स अगर इधर लगा होता तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता, यही फोर्स अगर ऐसे ना लग के ऐसे लगा होता तो कितना मैग्नीट्यूड होता। ठीक है, तो दैट विल बी हाउ मच। अभी आपने पढ़ा भाई साहब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, F1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, F। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब F1 अपॉन F। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F cos थीटा। मतलब इसी चीज को अगर तुम इधर लोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F cos थीटा हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अभी इस F cos थीटा को तुम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है। वर्क डन में आपका फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट नीड टू बी एकदम, मतलब मन नहीं है तेरा। वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अप्लाइड दे बोथ नीड टू बी इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे नहीं है तो जबरदस्ती हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, इफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन देन वी हैव टू बेसिकली make it a point that this force needs to be in the same direction, and for that we have to take its, इसको हम बोलते हैं component। ठीक है, component। तो यहाँ पे भाई साहब अगर बेस में फोर्स होता था F1 और यहाँ फोर्स है भाई साहब F, तो F1 अपॉन F क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई F1 अपॉन F। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, F cos थीटा। तो F1 क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन का फोर्स है ये। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, F cos थीटा। ये F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा, वर्क डन। ठीक है, आप अगर वर्क डन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इस F को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क the work done by a body is the product of force and displacement in the same direction। तो आपको इसको सेम डायरेक्शन में लाने के लिए cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? और cos थीटा बेसिकली आपका एक रेशियो है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 2, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो, Fs cos थीटा। मतलब ये ठीक है, तो आपका ये वाला जो वैल्यू है देखो F cos थीटा इंटू S। ठीक है, F cos थीटा हो गया फोर्स का वैल्यू और इंटू S। क्लियर है? तो Fs cos थीटा हो गया ये।
वर्क डन एट स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा। अभी आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्या क्या हैं आपके। थीटा की वैल्यू अगर होती है भाई साहब 0 डिग्री अगर थीटा की वैल्यू होती है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, ठीक है। कॉस 30 अगर थीटा की वैल्यू है 30 तो इसकी वैल्यू होती है हाफ। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब -1। ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू हो गई हाफ, कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, गई भैंस पानी में। कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू हो गई √3/2, कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, कॉस 180 की वैल्यू हो गई भाई साहब -1, ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है भाई साहब जब 0, मतलब 0 कब होगी जब फोर्स और ये दोनों एक डायरेक्शन में है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 1, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा Fs cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो वर्क विल बी F इंटू एस, ठीक है। वर्क डन विल बी Fs, ठीक है। वर्क डन इज पॉजिटिव, आपका वर्क डन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ओके। थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 90, ठीक है। वर्क डन और फोर्स, तो आपने जब भी देखा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 0, तो आपका यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा सही, क्यों 0 हो जाएगा F इंटू एस इंटू cos 0 की वैल्यू 0, इसका जो भी वैल्यू रहने दो, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से, तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई साहब 0। तुम अगर किसी कुली मतलब समझते हैं ना, जो लोग सर पे बोझ ले जाते हैं स्टेशन वगैरह में, अगर कोई कुली अपने सर पे बोझ लेकर सामने चल रहा है, उसका वर्क डन कितना होगा, देखो उसका वर्क डन क्या होगा, फोर्स उसने किधर अप्लाई किया है, किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए तुमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उस माल को या जो भी उसका बक्सा है उसने ऊपर रखा है भाई साहब, ठीक है, लगेज को उसने ऊपर रखा है, सो देयर इज अ फोर्स अप्लाइड इन पुलिंग दैट अप, ठीक है, ये हो गया फोर्स। और वो जा किधर रहा है ऐसे, तो फोर्स आपका इधर है और वो जा किधर रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री। इसीलिए द वर्क डन बाय अ कुली इज 0। ऐसा बोलोगे तो वो तमाची मार देगा तुमको, है ना, कि तुमको क्यों पैसा दे, तुम्हारा वर्क डन तो 0 है, ठीक है। तो देर इज अ वर्क डन मतलब वर्क डन उसका सिर्फ इतना होगा कि उसने वो जो बोझा है वो ऊपर उठाया है, दैट इज द वर्क डन, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। लेकिन बोझा उठा के चलने के लिए एज पर फिजिक्स देर इज नो वर्क डन, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90, और इसके हिसाब से आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। वर्क डन विल बी 0, सो हियर वर्क डन इज 0। अगर समझ लो कोई फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा Fs cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे वर्क डन आपकी हो जाएगी नेगेटिव, इट विल बी अ नेगेटिव वर्क डन, ये ठीक है। तो आपका भाई साहब वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव। एक वर्क डन, तो इसका एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव, आपने जब किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई किया, ये भाई साहब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वर्क डन आपका क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन 0 का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक कुली अगर आपने सर पे बोझा लेकर चल रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और भाई साहब उसने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो वर्क डन क्या हो गया 0। ऑल्दो यू आर पेइंग हिम बट एक्चुअली देयर इज नो वर्क डन, एक्चुअली में कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। अभी अगर वर्क डन नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव, इसका कैसे एग्जांपल, जैसे तुमने स्विमिंग में कैसे वर्क डन नेगेटिव होगा, बॉडी आगे जा रही है लेकिन तुम वर्क डन कर रहे हो ना, तुम मतलब देखो तुम जब चल रहे हो तब भी तुम, एयर एक फ्लूइड है उसके अगेंस्ट चल रहे हो, तुम जब स्विमिंग कर रहे हो तो भी वाटर एक फ्लूइड है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, सो इट इज नॉट नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जैसे मैंने इस चीज़ को ऊपर फेंका, ठीक है, कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो हो क्या रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है इधर, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है इधर, समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे है ना और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। इसीलिए क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी का
जो वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और फाइनली बॉडी रिवर्स मारेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? When you are throwing a body vertically upwards, what is it that is happening? The force of gravity is acting downwards. Force आपका नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया? 180 का। तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव होता है तो देर सवेर भाई साहब उसको रिटर्न होना ही पड़ता है। इट हैज़ टू रिटर्न इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये कॉस वाला मामला समझ गया। ठीक है, जब तक भाई साहब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस। द मोमेंट देर इज एन एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट देन इट विल बी F इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की बहुत सारे एंगल की वैल्यूज है, इनको जरा लिख लीजिए क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। ठीक है, जल्दी फटाफट। अच्छा, तो तू दोनों का काम कर रहा है, पेमेंट आ रहा होगा दोनों से भाई साहब। अच्छा, इसीलिए इतना बैग लाता है, पैसे भर भर के लेके जाता होगा, है ना? मेरे क्लास में तो बैग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसीलिए पैसे गिनने के लिए। बाप रे, देख रहे हो भाई साहब, दोनों लोगों का वो लिख के दे रहा है। ओके, सो भाई साहब ये आपका वर्क डन इज नेगेटिव। आपको भाई साहब बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि एक हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल 45 का बना रहा है, तब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? ठीक है, देन वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस लेट्स से 45। तो ये हो गया F इंटू एस, जो भी वैल्यू होगी इसकी अपॉन √2, क्योंकि आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1/√2 के साथ। ठीक है, सो ये तमाम वैल्यूज़ हो गई कॉस थीटा की। दीज आर बेसिकली द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है भाई साहब? टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, तो एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा जब आपका पॉजिटिव मतलब जो फोर्स है उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड and displacement are in the same direction, it is called positive work. What is negative work? When force applied and displacement are in opposite direction. जैसे आपने भाई साहब ऐसे फेंका इसको, तो अब फोर्स आपका नीचे की तरफ है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। ठीक है, एंड देन वी हैव जीरो वर्क। जीरो वर्क विल बी when force applied and displacement are making an angle of 90 degree with each other. तो ये आपके तीन टाइप के वर्क डन हो गए भाई साहब। ठीक है, सो पॉजिटिव वर्क डन, कंसिडर अ पर्सन पुशिंग अ कार। तो इसका भाई साहब ही इज पुशिंग द कार, बढ़िया सी आ रही है। ओके, सो दिस इज द हाउ द कार इज बीइंग पुश्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी भाई साहब किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? जीरो का, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड दिस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। तो आपका भाई साहब एंगल फॉर्म बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है भाई साहब 1। सो व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन देखो,
ठीक है, अगर आप समझ लो किसी चीज को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर अप्लाइंग फोर्स। ये ऊपर तो मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचो, ये फोर्स तो नीचे है ना, या ये बंदा भी फोर्स तो नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है। फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। सो व्हेन द रोप इज पुल्ड डाउनवर्ड द लोड इज लिफ्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल, किसी भी चीज का जो भी ऊपर जाती हुई चीज रहेगी उसका हमेशा नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज डाउनवर्ड्स and direction of displacement is upwards, so that is basically opposite. So angle formed between the force and displacement will be how much people, 180 degree, ठीक है। This will be basically 180 degrees, ठीक है। So when the force and the displacement are in the opposite directions, that is theta is equal to 180, the work done by the force is negative, ठीक है। जीरो वर्क डन कब हो जाएगा भाई साहब, जीरो वर्क डन आपका भाई साहब, कंसिडर अ मैन पुशिंग अ स्टोन और मे बी वॉल, अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ पूरा दिन, मैं थक जाऊंगा भाई साहब फोर्स पुश, लेकिन कुछ भी इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, 1 इंच वॉल हिलेगी नहीं भाई साहब, ठीक है, बिकॉज माई लिमिटेशंस आर देयर। ये मैं कोई जैसी भी नहीं हूँ ना, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ एंड माई लिमिटेशंस आर देयर, आई विल नॉट बी एबल टू पुश दिस वॉल, राइट। सो इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड, इन दिस डायरेक्शन, विल द स्टोन मूव, नो ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड बट द डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। सो व्हेन द फोर्स अप्लाइड does not cause any displacement, the work done is 0, ठीक है। केस 2 वर्क डन कब 0 होगा, when the force applied and the displacement are perpendicular to each other, ठीक है। सो अर्थ है भाई साहब, ठीक है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, ओके। डायरेक्शन इन विच द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन द मून, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। दोनों के बीच में एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 0, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया आपका डायरेक्शन इन विच द मून, ठीक है, रिवॉल्व्स क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में, वैसे जाए या ऐसे जाए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में भाई साहब आपका दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का, टेंजेंशियल है ये, ठीक है। सो एंगल फॉर्म बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 90 डिग्री। डज द मून कम क्लोजर टू द अर्थ, नहीं, क्योंकि अगर इस पे वर्क डन होता था तो ये क्लोजर टू द अर्थ आता था और फाइनली अर्थ के साथ कोलाइड हो जाता था। द रीजन वाई इट इज नॉट कमिंग क्लोजर टू द अर्थ और द रीजन वाई इट्स रेडियस इज नॉट चेंजिंग इज बिकॉज 0 अमाउंट ऑफ वर्क डन इज देयर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मून, ठीक है। तो 0 अमाउंट ऑफ वर्क डन है। सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये नहीं होता था तो क्या होता था, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता था, और फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता था तो देर सवेर क्या होता था, दिस वुड हैव कोलाइडेड विद द अर्थ, ठीक है, ओके। सो वर्क डन हियर इज 0। सो व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, ठीक है। सो व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। When the force and the displacement are in opposite directions, that is theta is equal to 180 degrees, then the work done by the force is negative. When the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, the work done by the force is 0, ठीक है, work done by the force is 0. So these are the things that we have, ठीक है, clear है, are we clear on this one? So we will finish off this today and we will continue tomorrow.